कमरा अदालत या कोर्ट रूम पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसका मकसद ये है कि दुनिया के कॉम्प्लेक्स तरीन केसेस, कॉम्प्लेक्स तरीन वाकयात और ऐसी ऐसी चीजें उस अदालत के उस कमरे में होती हैं कि जिसको सॉल्व करना जरूरी होता है। लेकिन अगर वही अदालत का कमरा या वही कोर्ट रूम अजीब और गरीब कहानियों से भरा हो और खुद एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ा हो तो क्या हाल होगा उस रूम का। ये बात आजादी से पहले की है, जब कराची सिटी कोर्ट जहां पे अभी मौजूद है वहां पे अंग्रेजों की कोर्ट लगा करती थी। कहा जाता है कि जिन कैदियों को सजाए मौत दी जाती थी उनके लिए पीछे की ही तरफ इसी अदालत के अहाते में एक और जगह तयन थी जहां पे उनको फांसी दी जाती थी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब उस जगह पे जहां किसी जमाने में अंग्रेज अपनी अदालत लगाया करते थे, खतरनाक मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती थी, फांसी घाट वहां थी, फांसी दी जाती थी। अब उस जगह पे कराची सिटी कोर्ट मौजूद है जहां पे सुबह 8 बजे के टाइम से ही चहल पहल होना शुरू हो जाती है। वकील, जज, मुल्जिम, मुजरिम और दीगर लोग वहां पे मौजूद होते हैं जो अपने अपने पर्सनल कामों के चक्कर में आए हुए होते हैं और लीगल इलीगल ये डिबेट चल रही होती है। जहां दिन की रोशनी में बड़े बड़े फैसले होते हैं, उसी बिल्डिंग में रात की तारीकी कुछ और ही कहानी सुनाती है। वहां के चौकीदारों के अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो उनका कहना यह है कि रात गए अक्सर सुना गया है, देखा गया है कि लोगों की चहल पहल नजर आती है। ऐसा लगता है कि कई सारे लोग सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। दरवाजे बजने की आवाज, लोगों के बातें करने की आवाज, यहां तक कि टाइपराइटर के टाइप करने की आवाज तक सुनाई देती है टिल डेट। कुछ लोगों का मानना यह है कि कराची सिटी कोर्ट में एक अदालत दिन में लगती है और एक अदालत रात में लगती है। दिन में अदालत जो लगती है वो इंसान के करतूतों को नुमायां करने के लिए रखती है और रात की अदालत किस लिए लगती है? वो किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि उस मखलूक के बारे में लगती है जिसके बारे में हम अपने शो में बात करते हैं, जिसको हमारे माशरे में जिन, किसी माशरे में गोस्ट, किसी माशरे में XYZ कहा जाता है। 2019 में बैठे अगर आप किसी शख्स को ये बताएं कि भाई उस कोर्ट में तो जिन्नात का भी एक अदालत लगती है जो कि रात को लगती है, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारे लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे और बहुत सारे लोग बात को यकीन करके आगे बढ़ जाएंगे।
यही मेरे साथ हुआ। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे सिटी कोड के बारे में कुछ मालूमात, इंफॉर्मेशन मिली। मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, खुद जाकर वहां के लोगों से बात करके। सबका ये मानना था कि रात गए जितने भी चौकीदार वहां मौजूद होते हैं उनके साथ कोई ना कोई वाकया जरूर पेश आया है। अक्सर औकात रात में चीखने चिल्लाने की आवाजाइयां उस चैम्बर से जो किसी जमाने में फांसी घाट हुआ करता था। ये सारी तजस्सुस मेरा जो है शुरू हुआ एक ईमेल से। एक ऐसी ईमेल थे जो कि काफी लंबी है, तवील है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईमेल कुछ इस तरह है कि सलाम मिनहाज, मैं आपका एक रेगुलर लिसनर हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको मेल कर रहा हूं। मैं आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम नहीं मेंशन कीजिएगा क्योंकि मेरी जॉब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मिनहाज, मैं जो एक्टिविटीज बताने जा रहा हूं ये होती हैं यहां जहां मैं जॉब करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची, जो कि सिटी कोर्ट के नाम से भी फेमस है और ओल्ड सिटी एरिया एम ए जिन्ना रोड KMC बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। मिनहाज, ये कोर्ट्स ब्रिटिश के टाइम से बनी हुई हैं और पुराने लोग कहते हैं कि पार्टीशन से पहले यहां ब्रिटिश की ही कोर्ट लगा करती थी। मिनहाज, कोर्ट्स गवर्नमेंट का शायद वो वाहिद डिपार्टमेंट है जहां स्टाफ सुबह 8:30 बजे आता है और हमारी टाइमिंग्स भी यही हैं, सुबह 8:30 से दोपहर के 3, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे तक मोस्टली स्टाफ निकल ही जाता है। मैं जो वाकया बताने जा रहा हूं ये इलेक्शंस के टाइम का है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उनको डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए इंचार्ज सेलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारी ड्यूटीज भी लगाई गई थीं। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन जब रात हुई तो कुछ रेंजर्स कांस्टेबल्स जिनकी ड्यूटीज मेन गेट पर थीं और हम 8 लोग जो कि कोर्ट स्टाफ के थे, हम अंदर ही मौजूद थे और बाकी सारे गेट्स सील्ड कर दिए गए थे और हम 8 के अलावा बाकी स्टाफ की ड्यूटी गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज PIDC में लगाई गई, जहां वोट्स की काउंटिंग भी हो रही थी। सिटी कोर्ट जो कि बहुत ही बड़ा है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग बिल्डिंग है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, और साउथ के अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक A, B, C और F। ब्लॉक D में सेंट्रल की बिल्डिंग है और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग स्टाफ है और हम लोग डिस्ट्रिक्ट साउथ के स्टाफ में से हैं। तो मिनहाज, मैं और एक मेरा दोस्त ब्लॉक A में ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि मेन एडमिन बिल्डिंग है, और बाकी 6 लोग बाहर खाना खाने गए हुए थे और वहीं से अपने अपने ब्लॉक चले गए। हम लोग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बैठे थे और बातें कर रहे थे और रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि काउंटिंग के बाद बैलेट बॉक्सेस यहीं कोर्ट आने थे। ब्लॉक A की बिल्डिंग सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर्स की है। हम ग्राउंड फ्लोर पर थे, अचानक सेकंड फ्लोर से टाइपराइटर के टाइप करने की आवाज आना स्टार्ट हुई। हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, हमने सोचा कि कोई स्टाफ का ही बंदा होगा, लेकिन बाद में मेरे दोस्त ने कहा कि सिर्फ हमारी यहाँ ड्यूटी है, बाकी तो सब बाहर हैं, तो ऊपर चल के देखते हैं कि एडमिन में कोई बैठा तो नहीं है। उस टाइम हमें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि टाइपिंग की आवाज टाइपराइटर की थी, जबकि सारे कोर्ट्स में कंप्यूटर्स पर टाइपिंग होती है। टाइपराइटर मौजूद था, लेकिन कोई टाइपिंग नहीं करता। लेकिन अजीब बात यह कि हमें ये सब जब हो रहा था, ना हमें एबनॉर्मल फील हो रहा था, ना ही डर लग रहा था, बस कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। हमने ऊपर जाके देखने के लिए डिसाइड किया और हम ऊपर गए। हम स्टेयर्स से गए क्योंकि लिफ्ट बंद थी उस वक्त। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था, और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद रियलाइज हुआ
कि आवाज सेकंड फ्लोर से आ रही है। यहां थोड़ा हमें भी अजीब लगा क्योंकि सेकंड फ्लोर पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट थी और उनका चैम्बर था और उस वक्त डीजी साहब यहां मौजूद नहीं थे। हमने फैसला किया कि ऊपर जाकर देखते हैं कि कौन है वहां। डरते डरते सेकंड फ्लोर पर पहुंचे। टाइपराइटर की आवाज बिल्कुल लास्ट वाली कोर्ट से आ रही थी जो कि डीजी की कोर्ट थी। हमने स्टेयर्स के कॉर्नर से ही बावाज़े बुलंद पूछा कि कौन है वहां, अगर कोई स्टाफ का लड़का है तो हमें बताए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे गए। मेरे दोस्त जो मेरे साथ था वो इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था और हम जैसे ही कोर्ट में पहुंचे, दरवाजा खोला, वहां कोई मौजूद नहीं था और टाइपराइटर डेस्क पर पड़ा हुआ था और आवाज आना बंद हो गई थी। हम हैरान हो गए और डर भी लग रहा था कि अचानक से उस फ्लोर की लाइट चली गई और फ्लोर पर पूरा अंधेरा हो गया। हम वहां से बाहर निकले और नीचे की तरफ भागे। हमारे निकलते ही टाइपिंग की आवाज फिर आना शुरू हो गई, लेकिन हमारी फिर जाने की हिम्मत ना हुई और हम लाउडली इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर पर जाके देखा तो फर्स्ट फ्लोर की लाइट थी जबकि सेकंड फ्लोर की लाइट्स ऑफ थी। हम फर्स्ट फ्लोर रुके और सोचा कि किसी को कॉल करके बुलाते हैं, लेकिन फिर दोस्त ने कहा कि कोई ये ना कहे कि इनकी ड्यूटीज लगी हैं, इसलिए ड्यूटी के बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं और हमारी कंप्लेन ना कर दें, इसलिए हमने किसी को नहीं बुलाया। हम फर्स्ट फ्लोर पर खड़े यही सब बातें कर रहे थे कि सेकंड फ्लोर से हमें मुसलसल टाइपिंग की आवाज आ रही थी और बाद में ये महसूस हो रहा था जैसे कोई प्रॉपर कोर्ट हियरिंग चल रही हो। ऊपर की लाइट्स भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, लेकिन फिर भी हम दोनों में से कोई भी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो रात हम दोनों ने डरते डरते ग्राउंड फ्लोर पर ही गुजारी और अगले दिन बाकी स्टाफ जब आया हम लोग घर के लिए निकल गए। रिजल्ट के बाद जब हम वापस नॉर्मल रूटीन पर अपनी ड्यूटी पर आए तो हमने सारा वाकया हमारे एक दोस्त को बताया जो कि हमसे काफी सीनियर भी था और उसकी ड्यूटी सर्वर रूम में थी। तो उसने बताया कि ऐसा अक्सर उसके साथ भी हुआ है। उसने अपना भी वाकया बताया कि एक दिन डीजी की कोर्ट में कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको कोर्ट से कॉल आई कि आकर चेक करें। कोर्ट जो अभी खुला हुआ था, उसने कहा कि कोर्ट खत्म हो जाए और डीजी साहब अपने चैम्बर में चले जाएं, फिर आकर देखता हूं क्योंकि उसके काम से कोर्ट की हियरिंग डिस्टर्ब होगी। खैर 4:15 का टाइम होगा, इतना लेट भी नहीं था। वो दोस्त चैम्बर उस कोर्ट में पहुंचा, डीजी साहब की कोर्ट में पहुंचा। उसने इंटरनेट केबल का क्लिप चेंज किया लेकिन काम नहीं बना। उसके बाद उसने सारे आईपी एड्रेस और सारे पासवर्ड्स चेक करे। आईपी एड्रेस इसलिए चेक किया क्योंकि ये कंप्यूटर्स पर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ वही खुल सकती है और कोई बाकी वेबसाइट्स नहीं खुल सकती। नेटवर्किंग और सेटिंग करते करते रात के तकरीबन उसको 8:30 बज गए और इस दौरान वो अपने दूसरे दोस्त से कॉन्फ्रेंस पर भी मुस्तकिल कनेक्टेड रहा जो कि बाकी किसी टेलीकम्युनिकेशन इदारे में काम करता था, लेकिन उसकी मदद से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उस कमरे में मौजूद जो कंप्यूटर था उसका इंटरनेट या जो भी मसला था वो बहाल ना हो सका। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, उस शख्स को भी थोड़ा खौफ आने लगा क्योंकि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक बंदा मौजूद। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सुबह आके ये काम कर लूं। वो वैसे ही सारा कंप्यूटर जो कि खुला हुआ था, तारे जो कि बिखरी हुई थी, वो वैसे ही कॉर्नर पर रख के दरवाजा बंद करके चाबी नीचे चौकीदार को देख के घर चला गया और सुबह ही सुबह वापस जल्दी कोर्ट के अंदर मौजूद पहुंच गया। जैसे ही उसने कोर्ट का दरवाजा खोला और अंदर गया तो वो हैरान रह गया ये देखकर कि वो कंप्यूटर भी सही सलामत
उसके जो तारे बिखरी हुई थी वो भी सब सही थी। उसने सबसे पहले कंप्यूटर ऑन किया, उसने चेक किया कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चल रहा था। अभी ये तजस्सुस उसके दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक से पीछे से गार्ड आया। चौकीदार से उसने पूछा कि भाई मेरे अलावा और कौन यहाँ पे आया था? तो कहता है कि आप ही आखिरी बंदे थे जिसने कोर्ट लॉक की और चाबी हमें दी, और आप ही पहले बंदे हैं जिसको हमने चाबी दी और जिसने ये कोर्ट खोला है। इस दौरान कोई भी इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हुआ। मिनहाज ये ओल्ड सिटी एरिया का वो एरिया है जहां दिन के टाइम आप एक कार भी बहुत मुश्किल से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत रश और ट्रैफिक होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये एरिया ऐसा लगता है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। आपको सोच के भी अजीब लगेगा कि कराची जैसे शहर का ये एरिया, जो कि चकाचक लोगों से भरा होता है दिन में, रात में तारीकी की अंधेरे में डूबा होता है। आपका अगर कभी मौका लगे तो आप रात में सिटी कोर्ट के अंदर का जरूर विजिट कीजिएगा, खास तौर पर ब्लॉक ए और ब्लॉक एफ की बिल्डिंग का। इन दी एंड यही कहना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी जगहों से जाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं। वो तमाम लोग जो अपने SMS करना चाहते हैं और अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल्स, अपने वाकयात, अपनी कहानियां, अपने किस्से या उस जगह के बारे में मालूमात जहां आपको लगता है कि कोई इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जो हर कोई यूज करता है, इसलिए हमारे फेसबुक लाइव वहां पे मौजूद है और वहां पे अभी आप हमारा अगर फेसबुक ज्वाइन करें
www.facebook.com/minhaj-ali-askari। आप हमारे ऑफिशियल पेज पे जाएंगे और वहां पे आप हमारा रेडियो प्रोग्राम जो ये चल रहा है लाइव अभी सुन सकते हैं। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये शिकायत कर रहे हैं कि आवाज जो है वो कम आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे एंड से प्रॉब्लम है या लोगों के एंड से प्रॉब्लम है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलता हूं कि प्लीज वो देख लें आके, अगर हो सका तो हम इसको फौरन ही सही कर लेंगे, वरना नेक्स्ट शो में हम इसको कोशिश करेंगे सही करने की। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें मैसेज करना चाहते हैं, डायरेक्टली अपने साथ हुए वाकयात शेयर करना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो फौरन मुझसे कनेक्ट हो जाएं, तो ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां बेस्ट ऑप्शन है। ट्विटर ज्वाइन कीजिए www.twitter.com/minhaj-ali-askari। आप मुझे वहां पे ढूंढिए, वहां मैं मिल जाऊंगा आपको। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान है कि आपने जो भी लिखना है लिखिए और #LNHS with WITH मिनहाज लिख के सेंड कर दीजिए, मुझे आपके सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। एंड अबव ऑल हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल www.youtube.com/minhaj-ali-askari इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। खैर, अभी हमने अपने शो का आगाज एक ऐसे जगह से किया जो कि बड़ी कराची के लिए एक सिग्निफिकेंट जगह है। उस इलाके ने और स्पेशली उस पर्टिकुलर जगह ने कई ऐसे बड़े बड़े वाकयात देखे हैं जो इंसान के दिल को दहिला दे। एक वाकया मुझे इतना प्रिसाइसली याद है क्योंकि वो मेरी आंखों देखा भी है और उसके रिपरकशंस के बाद जब मैं उस जगह पे गया था तो मेरे कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई थी। ये बात है आई थिंक आज से 9 या 10 साल पुरानी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, डेट याद नहीं है, बस ये याद है कि 9 या 10 मुहर्रम का जुलूस था और केएमसी बिल्डिंग के सामने धमाका हुआ था। आंखों देखी बात इसलिए क्योंकि इत्तेफाक से मैं उस वक्त टीवी देख रहा था और लाइव कवरेज हो रही थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जियो टेलीविजन ही वो लाइव कवरेज दे रहा था। और वो शख्स, मुझे याद है रिपोर्टर बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि बिल्कुल साथ खैरियत से ये सब चीजें तय पा रही हैं और अचानक से पीछे से धमाका हुआ था। एक जगह, जिस पर्टिकुलर जगह पे धमाका हुआ था, राइट साइड पे केएमसी की बिल्डिंग थी, उसी के बराबर में सिटी कोर्ट है और लेफ्ट साइड पे एक बेकरी थी। बेकरी के ही करीब एक डस्टबिन में बॉम्ब फिट किया गया था और वो धमाका उससे हुआ था और काफी जानों का नुकसान हुआ था। मेरी एक जमाने में आदत हो गई थी, बहुत ही वियर्ड, बताने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दें, लेकिन कराची में जब बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने लग गए थे तो मेरी एक रिचुअल हो गई थी कि जिस दिन जब बॉम्ब ब्लास्ट होता था उसके आधे घंटे 15 मिनट के बाद मैं उस जगह पे मौजूद होता था। ना तो मैं किसी न्यूज चैनल का एंकर था, ना उस वक्त इतना रेडियो में करता था, लेकिन कोई मेरा न्यूज से ताल्लुक नहीं था। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ये क्या तजस्सुस था कि मैं जाके चेक करता था कि आखिर हुआ क्या है। सीआईडी बिल्डिंग जो पीसी के सामने पूरी की पूरी उड़ाई गई थी, वहां मैं गया, उस पूरे सिनेरियो को मैंने देखा। लेकिन जो सिनेरियो मैंने इस जुलूस में फटने वाले धमाके के बाद देखा था वो टिल डेट मेरे जहन में छप गया। मैंने लोगों की जिस्म के पार्ट्स 3rd 4th फ्लोर जो बिल्डिंग्स वहां पे बनी हुई हैं उनकी छतों पे चिपके हुए देखा था। केएमसी की बिल्डिंग के ऊपर पता नहीं क्या क्या लोगों के जिस्म के पीसेस पड़े हुए थे, लोगों के कपड़े कहां दरख्तों पे लटके हुए थे। एक कयामत का मंजर था। और सोचें, ये उसी जगह की बात हो रही है जो कि कराची सिटी कोर्ट से हार्डली 10 कदम दूर है।
एक ऐसी जगह जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है कराची के लिए। बड़े बड़े फैसले होते हैं वहां पे। मैं उस सिटी कोर्ट में कोई 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रुलता रहा हूं अपने एक छोटे से काम के चक्कर में। मुझे क्या मालूम था कि जिस जगह पे बैठ के कॉम्प्लेक्स तरीन केसेस सॉल्व किए जाते हैं, वो ही जगह रात के टाइम पे इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि आज तक ये माजरा सॉल्व नहीं हो पाया कि आखिरकार वो कौन सी आवाजें हैं, वो कौन सी अदालतें हैं, वो कौन से टाइपराइटर हैं जो रात के वक्त चलना शुरू हो जाते हैं। हमेशा ये सुना है कि जहां फांसी दी जाती है वो जगह हमेशा बड़ी स्पूकी, हॉन्टेड, डरावनी होती है। एक तो हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है, हम किसी की भी मौत का सोचते हैं हमें डर लगने लग जाता है, नेचुरल फिनोमेना है। और अगर फांसी की जगह तो और हमें डर लगने लग जाता है। वही चीज अगर शमशान घाट हो तो और ज्यादा डर लगने लग जाता है। कब्रिस्तान हो तो बस हालत बैंड हो जाती है। बहुत सारे लोग शायद सिटी कोर्ट से वाबस्ता हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग हमें कॉल कीजिए। अगर कॉल नहीं कर सकते तो एसएमएस कीजिए, एसएमएस नहीं कर सकते तो ईमेल कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस बात की क्या हकीकत है। और अगर वहां आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया तो जरूर हमसे शेयर कीजिए। इसके अलावा आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे, या फिर हमें एसएमएस कर सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। चला जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं, फर्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? मैं वकास बात कर रहा हूँ, वकास अली। जी वकास, जी वकास कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र है। जी वकास, आपके साथ कोई वाकया पेश आया? जी, मैं 2017 में एक कंपनी में काम करता था, तो मैं पिछले 10 सालों से आपका शो सुन रहा हूँ। तो आज मेरी कॉल लगी आपसे, तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ मेरा। आई एम सो सॉरी, आप दोबारा से जरूर कॉल कीजिएगा, लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम रियली रियली सॉरी।
जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी इबाद आमिर बात कर रहा हूँ, ये सजानी टाउन से। जी बात, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए मिनाज भी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया है? कोई इतना खास मेजर कोई वाकया पेश नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, तो हम लोग को तकरीबन 12 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। जी तो यहाँ पे जो है काफी मतलब वीरानिया सन्नाटा, एक जगह है यहाँ पे जहाँ पे जो हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम लोग वहाँ रह रहे थे। उसके बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है, कभी आप विजिट भी करना चाहें तो हम यहाँ पे विजिट करें, मैं आपको दिखाऊंगा। एक हॉस्पिटल है जो तकरीबन 32 to 33 ईयर्स से ना बंद है, मतलब। सही जी, तो मतलब वहाँ पे हमारी अक्सर बॉल्स भी चले जाया करती थी, उसके अंदर हमने क्रिकेट भी खेली है, लेकिन रात के टाइम अगर आप उसके सामने भी जाएं, मतलब एक है ना, मतलब अजीब ही मतलब वहाँ पे ना वीरानियत, अजीब ही वीरानियत होती है। तो हमारा हमने जो घर रेंट पे लिया था, क्योंकि हमारा घर जो था अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमें वहाँ रेंट पे रहना पड़ रहा था। सही। तो बिल्कुल उसके सामने था जो पेड़ था, वहाँ पे एक कोने में बिल्कुल उसके ना नीम का पेड़ था, बहुत ऊंचा, उसके बिल्कुल सामने हमारा घर था। सही। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो वो एक नीम का पेड़ था, काफी बड़ा पेड़ था, ठीक है। तो मैं रात में नाश्ता लेके, जैसे एज यूजुअल नाश्ता लेके मैं आ रहा था वापस घर पे, तो मुझे आवाज आई। हेलो आई एम सो सॉरी, पता नहीं है आवाज, आज हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो, एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। चलें जनाब, कॉल्स को हम, हमारे टेक्निकल स्टाफ जो है वो जरा देख रहे हैं कि आखिर मसला क्या है, तो हम दूसरी ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें भेजी है अली शाह ने। वो कहते हैं एक स्टोरी है, मेरी मेट के साथ बचपन के दिनों में हुआ था ये वाकया। वो बताती है कि जब वो 8-9 साल की थी, तब उसकी वालदा ने उसे काम पे रखवाया था किसी एक घर में। जिनके घर रखवाया वो काफी दीनदार मौलवी हजरात लोग थे, लेकिन उस घर में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे। उनका घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर के एक रूम था जो कि बच्चों के खिलौनों से और सामान से भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि ना तो उनके खानदान में और ना ही उनके घर में कोई बच्चा मौजूद था, मगर इतना सामान क्यों उनके पास था, ये किसी को समझ नहीं आया। उसके साथ ये होने लगा कि जब वो सोए, सुबह उठे तो खिलौने नीचे बिखरे पड़े होते थे, मगर वो कभी पूछ ना सकी उनसे। ये वाकया तकरीबन 3 से 4 बार उसके साथ होने लगे। आखिरकार उसने जिक्र किया उनसे, उन्होंने बात को घुमा दिया। काम छोड़ने से ठीक 1 दिन पहले उसके साथ आखिरी जो वाकया हुआ वो काफी अजीब था। हुआ कुछ यूं कि उन बुजुर्ग लोगों को एक दावत में जाना पड़ गया। जब वो दावत में गए तो वो उस काम करने वाली बच्ची को घर पर छोड़कर चले गए। घर की मुलाजमा ने घर का जो गेट था वो लॉक किया एज यूजुअल,
और आकर अंदर कमरे में सो गई। अब जब उसकी आंख खुली तो अपने मालिक और मालकिन और जो भी वो हजरात थे, मर्द औरत, मियां बीवी, उनको अपने बिस्तर के करीब पाया। वो खौफजदा हो गई, डर के मारे चीखने लगी और चीखते चीखते उस घर से दौड़ लगाती हुई भाग गई। जब उसे पूछा गया कि हुआ क्या, आखिर किस बात का डर है, किस बात की चीखें निकल रही हैं, तो बताती है कि मैंने मेन डोर अपनी आंखों के सामने बंद किया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आई, अपने कमरे का दरवाजा मैंने बंद किया, ताला लगाया। यहां तक कि वो कहती है कि जब मैं उठ के भागी तो घर के सारे दरवाजे लॉक्ड थे, ताले लगे हुए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंद दरवाजों से, बंद तालों से होता हुआ मेरे बिस्तर पे आके बैठ गया हो। जब ये बात उस मेड के घर वालों को पता चली तो वो उस घर की तरफ बढ़े जहां पे वो लड़की काम किया करती थी। लेकिन उनके लिए एक अजीब बात ये थी कि ना तो उस घर में कोई मौजूद था और ना ही उस दिन के बाद से उस घर में कोई भी नजर आया। खैर जनाब, हमारा जो फेसबुक लाइव है वो अभी चल रहा है, लेकिन चूंकि अब टाइम ओवर हो चुका है तो हम वहां से अपना लाइव सेशन बंद करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों के नाम शामिल करते हैं जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं। मदिया हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उवैस अली, थैंक यू सो मच। उरूज फातिमा, थैंक यू। मोहम्मद असदुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहरुख, थैंक यू। हसनैन अब्बास, थैंक यू सो मच। यूसुफ हुसैन, हमीर आहूजा, हसनैन अब्बास, आई एम श्योर मैंने दोबारा रिपीट किया, वाजिद हुसैन। खैर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हम शामिल नहीं कर पा रहे। मोहम्मद हमाद, जाहिद, मुश्कबर, आपका भी मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना सरफराज, थैंक यू सो मच। अरसल रॉबिन, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज का। लेकिन चंद लोग हैं जो मुझे हमेशा अफसोस होता है, मैं या तो ये डेलिबरेटली लोग करते हैं। 2 मिनट लूंगा आप लोगों से, मेरा अब ये काम रह गया, आई थिंक मरने तक मैं ये काम करता रहूंगा कि लोगों को तमीज ही नहीं रही है। ये चंद मतलब मैं क्या अल्फाज यूज करूं, मैं चले इन लोगों को एक चांस देता हूं। ये जितने भी 2-3 लोग हैं जो बदतमीजियां कर रहे होते हैं ग्रुप पे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे 103 के स्टूडियो में आइए और आप हमारे स्टेशन पे हमारे सामने आके बदतमीजी करें, तो फिर देखते हैं कि आप में कितने दम है। और ये दम तो मैंने अच्छा वाला अल्फाज यूज किया, वैसे कोई और वर्ड यूज करता मैं ज्यादा बेहतर था आपके लिए। खैर, लेकिन आई एम श्योर इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होगी। ये फेसबुक वॉरियर्स होते हैं, फेसबुक पे बैठ के टाइप कर रहे होते हैं, दैट्स इट। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामने आके बात करें। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने फेसबुक लाइव ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अगर आप पूरा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो YouTube चैनल है हमारा www.youtube.com/minhaj-ali-askari, उसको फौरन सब्सक्राइब कीजिए। 2 रीजंस हैं आज उसको सब्सक्राइब करने का। नंबर 1, एक तो आपको पूरा हमारा लेट नाइट हॉरर शो का कंप्लीट एपिसोड वहां पे मिलेगा। सेकेंडली, अराउंड शो के खत्म होने के ठीक 45 मिनट्स के बाद एक हमारा जो लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का
एक नया सेगमेंट हमने स्पेशली YouTube के लिए शुरू किया है, उसकी 5th एपिसोड रात 2:45 बजे अपलोड होगी, वो जरूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें सदफ ने भेजी है और कहती हैं कि मैं अपना एक वाकया आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि 3 साल पहले का है। हम रेंट के एक घर में रहते थे। एक दफा मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, रात के 2 या 3 बजे थे। नवंबर का महीना था। उस वक्त इतनी सर्दियां नहीं थी। मेरी ड्रेसिंग टेबल से मेरी चीजें गिरना शुरू हो गई और मेरा रूम लॉक्ड था। फैन भी स्लो था। ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हवा से गिरी हूं। आई गॉट रियली स्कैर्ड। मैंने इग्नोर किया इस बात को। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे पांव पे कोई भारी सी चीज आकर गिरी, जैसे कि कोई भारी सा इंसान या कोई बच्चा मेरे पांव पे आके गिरा हो। मैंने जो ब्लैंकेट लिया हुआ था वो फौरन अपने ऊपर से हटा के फेंक दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरी चीख कर किसी को बुलाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। रूम में उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के देखी तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आई, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली ये फील हो रहा था कि मेरे अलावा भी कोई इस रूम में मौजूद है। बस आयतुल कुर्सी पढ़ के अल्लाह का नाम लेके सो गई। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने वालिदैन को ये सब डिस्कस किया और फिर हमारे नेबर्स ने मेरी वालदा को बताया कि आपके लैंडलॉर्ड ने बताया है, नहीं शायद आप लोगों को, कि इस घर में असरात हैं। हमें हमारे लैंडलॉर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था और वो घर हमारे आने से पहले 2-3 साल तक खाली रहा था और हमें उस घर में काफी फाइनेंशियल लॉस भी हुए। मेरी नानी मामू हमारे साथ रहते थे। मेरी नानी 2 दफा खड़े खड़े गिर गईं और बताती थीं जैसे उन्हें किसी ने जोर से धक्का दिया हो। मेरे मामू को 2 दफा हार्ट अटैक आया और रात 12 बजे के बाद मेरे शोल्डर्स भारी हो जाते थे। रात को अजीब आवाजें आती थीं जैसे कि कोई चीख रहा हो बुरी तरह। फिर हम वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। आज भी उस घर के बारे में सोचती हूँ तो बहुत खौफ आता है। ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में एक घर वाक़ है। ये वहां की कहानी है। जैसे कि अभी सदफ की आपने ईमेल हमने पढ़ी, बहुत सारे लोग कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में और दुनिया भर में जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, बहुत सारे लोग अपना घर अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो रेंट पे रहते हैं। अब रेंट पे रहने का मतलब ये है कि जब दिल चाहा मालिक मकान का वो आपको एक ग्रीन सिग्नल देते हैं, कहते हैं आप अल्लाह हाफिज हो जाइए। तो बहुत सारे लोग बेचारे इसी अपनी जिंदगी में कई सारे घर तब्दील करते 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 अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। एक चीज हम जो है वो किसी जमाने में तो हुआ करती थी, लेकिन अब लोग उसको फॉलो नहीं करते। हम जाके पानी का पूछते हैं कि पानी की लाइन है, पानी आता है, गैस आती है, बिजली आती है, मीटर 3 फेज है या सिंगल फेज है। और ये पूछते हैं कि मालिक मकान से पूछा जाता है कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं। मालिक मकान रेंट करने वालों से पूछता है कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, सफाई रखी जाएगी, पेंट हुआ है, वॉशरूम्स बने हुए हैं, मस्जिद सामने है, मार्केट पीछे है, तंदूर वाला ये है वो है, फलाना मार्केट, ये मेन रोड करीब है, स्कूल्स करीब हैं। ये सब पूछ लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम फॉर ग्रांटेड अब ले लेते हैं। क्योंकि या तो
इस पे यकीन नहीं रहा, या फिर शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही ये चीज कि ये पूछना भूल जाते हैं कि ये जगह सही सलामत रहने के लायक है कि नहीं। और ये आप लैंडलॉर्ड से नहीं पूछते, ये आप इर्द गिर्द के दुकानदारों से, मोहल्ले वालों से, ऊपर नीचे रहने वाले लोगों से पूछा जाता है, या फिर जो पुराने लोग किराएदार होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूछ लेने में, इंफॉर्मेशन लेने में कोई हर्ज नहीं, आपका ही फायदा हो जाए शायद। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, जवेरिया फ्रॉम कराची। मैं आपके साथ एक सच्चा वाकया शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे अपने घर की कहानी है जहाँ हम अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। ये लास्ट ईयर दिसंबर की बात है। मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे। क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो अक्सर रात में उठ के स्टडीज करती हूँ। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे। मैं एज यूजुअल रात में उठी। हमारे घर में एक रूम बिल्कुल सेपरेट है जिसको हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। हम लोग, मैं और मेरे भाई अक्सर वहां पढ़ा करते हैं। वो सर्दियों की रात थी, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों में बिल्कुल खामोशी होती है। खैर, मैं उठी, मैं रूम में अपनी बुक्स वगैरह लेके गई। मैंने रूम का गेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे गेट पे नॉक होने की आवाज आई। मैंने पूछा कौन है, तो किसी की आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा लगा कि कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं डर गई और डरते डरते पूछा कि कौन है। अगर हुजैफा, जो कि उनके भाई का नाम है, तुम हो तो मजाक नहीं करो। लेकिन फिर से कोई आवाज नहीं आई। खैर, मैंने अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन ठीक 15 मिनट के बाद आई सॉ अ शैडो फ्रॉम माई रूम्स विंडो। मैंने उठ के झांका तो मिनहाज, लिटरली आई सॉ अ मैन इन वाइट ड्रेस। ही वॉज अ वेरी टॉल गाय। मैंने जोर से चीख मारी तो अंदर से मेरी वालदा उठ के आ गई, और वो जो भी चीज थी वो ऐसे मेरी आंखों के सामने ओझल हुई, लाइक आई नेवर सॉ हिम। खैर, मैंने अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने आयतुल कुर्सी रिसाइट की और मुझे अंदर लेके गई। सिंस देन टिल नाउ आई हैवंट सीन दिस हिम। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। आपका नाम जवेरिया, बहुत शुक्रिया जवेरिया। प्लीज ये मुझे बताइएगा कि आप कौन से इलाके से ये हमें ईमेल कर रही हैं, और सिर्फ ये फर्स्ट टाइम ही आपके साथ हुआ है इस घर में, और भी इस तरह के वाकयात हुए हैं तो प्लीज अपडेट कीजिएगा। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने, अब दोबारा से ट्राई करते हैं कॉल्स लेने की। होपफुली अब डिस्कनेक्ट ना हो लोगों की कॉल्स। हेलो जी जी बोले जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिराज भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? मैं वकास अली बात कर रहा हूँ। अरे जबरदस्त वकास, आपने ही कॉल की थी ना? जी जी जी। आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, पता नहीं क्या रीजन था। खैर, जल्दी से बताइए क्या वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे। मैं 2017 में एक कंपनी में जॉब करता था जो आयशा मंजिल पे। तो एक रात को हम लोग नाइट लगा रहे थे, तकरीबन 5-6 लड़के थे हम लोग। सही। तो हम माल लेना कार्टन में पैक करते थे, मतलब। तो हमने एक लड़के को कार्टन लेने के लिए भेजा नीचे साइड पे। सही। तो वो लड़का नीचे गया, बस सीढ़ियों तक पहुंचा है तो उसको झाड़ू लगने की आवाजें आने लग गई। तो वो लड़का भागकर वापसी हमारे पास आ गया। तो बोला भाई, हंस के बोला कि वहां पर है ना झाड़ू लग रही है भाई। तो मैं समझ गया क्योंकि मैं तो आपका शो सुनता था, मेरे को तो इन चीजों पे यकीन है। अच्छा। तो मैंने वहां के सुपरवाइजर से पूछा तो सुपरवाइजर ने बोला इसके चीज का मजाक नहीं उड़ाओ, ये सच है। और जो भी जा रहा है ना, आप 2-3 बंदे साथ जाओ, अकेला कोई नहीं जाएगा। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों?
बोले भाई यहाँ पर ऐसा उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ है पहले इधर? तो उन्होंने बताया जो जहाँ पर एक बंदा जो झाड़ू देता था, जो भंगी है वहाँ का, तो उसको एक दफा रात में चमाटे पड़े थे 3-4। तो जब तक मैं वहां था ना, मेरे सामने जो 3 वाकिया हुए हैं, तो वो ये हुए हैं, हम लोग जब कार्टन पैक करके चले गए, तकरीबन 700-800 कार्टन थे। सही। तो सुबह आके हमने जब देखा तो वो कार्टन ऐसे गिरे हुए जैसे किसी ने धक्का दिया उनको। सही। उसके बराबर में एक लिफ्ट है जो सील कर दी गई। तो उसमें बताते हैं एक बंदा उसमें चढ़ा था माल रखने के लिए, तो वो लिफ्ट है ना नीचे आके गिरी थी, जो उसके हाथ पे गिरी थी बेचारे के। सही। तो उसका हाथ एकदम से अभी तक ऐसा ही है, वो एक ही हाथ से काम करते हैं वहां पर। अच्छा, और ये और तीसरा वाक्य बताइए। जी, तीसरा वाक्य ये, तो मैं अपना माल पैक कर रहा था, मेरे एक सामने ना मेरे को माल बना के दे रहा था, जिसका मैं माल में उठा के पैक कर रहा था। ये तकरीबन 2 कदम के फासले पे था वो मेरे। सही। तो एकदम से वो जो कंपनी की छत थी, वहां से जो गेट था ऊपर नीचे का, तो वहां से गेट खुला, तो वो जो लड़का था वो ब्लैक कलर का माल पैक कर रहा था। तो उसको ठेकेदार ने बोला भाई ये माल है ना छोड़ दो आप, जो क्रीम कलर का माल है ये दे दो, ये अर्जेंट है। तो उसने क्रीम कलर का माल लगाना शुरू कर दिया। तो आप यकीन करें मिनाज भाई, जो वो चीज जो थी अल्लाह बेहतर जाने वो कौन थी, जो मेरे पास से गुजरी उस लड़के के अंदर घुसी थी। अच्छा। तो उस लड़के की आंखें जैसी लाल हुई, फिर उसने वही ब्लैक माल लगाना शुरू कर दिया। तो ठेकेदार एकदम से गुस्से में आया, तो उसको गुस्से में गालियां वालियां देके बोला भाई तुझे बोला है मैंने ये माल लगा, तू ब्लैक कलर का माल शुरू करने लग गया। तो आप यकीन करें उसने वो बेडशीट उसके मुंह पे खींच के मारी थी। तो उसने बोला ये काम वाम मैं नहीं कर रहा, ये छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं तो घबरा गया, मैंने बोला भाई इसको क्या हो गया, एकदम से लाल आंखें हो गई है इसकी। तो वो सुपरवाइजर समझ गया, तो उन्होंने बोला जल्दी जल्दी कार्टन पैक करो, निकलो यहाँ से। क्या ये फैक्ट्री अभी भी मौजूद है? जी, वहाँ पर आगे असल में हिंदू वगैरह काम करते हैं। तो आप अगर चाहे तो मैं उस कंपनी का नाम भी बता सकता हूँ आपको। नहीं, नाम ना बताएं, छोड़े। नाम बताएं। जी। अच्छा। नहीं, लेकिन ये तो आपने क्या बोला कि हिंदू वहाँ पे काम करते हैं, तो उससे क्या होगा? मतलब वहाँ पर ऐसी जिस जगह पे वो हिंदू काम करते हैं उस जगह पे नमाज भी होती है और वो लोग भी होते हैं। जिस डिपार्ट में हिंदू काम करते हैं उसी डिपार्ट में जमात खड़ी होती है 5 टाइम की। हाँ, तो, जी। तो इससे इसका कोई ताल्लुक है? इसका ताल्लुक हो सकता है, इतना तो मैं बेहतर नहीं जानता। हाँ, ऐसे इसका ताल्लुक नहीं होगा, आई एम श्योर। वो तो जी उसका उससे ताल्लुक नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वकास। ख्याल रखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो वकास की वजह से मुझे हिट की दोबारा से, तो मैं कोशिश करूंगा बताने की कि हमारे शो में प्लीज मेरी आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हम हर मजहब का एहतराम करते हैं। मैं एटलीस्ट करता हूं। अब आप इसमें मुझ पे तोहमत लगा दें, इल्जाम लगा दें, मुझे काफिर बोल दें या XYZ, जो भी आपका दिल चाहे मुझे बोल दें, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ये मैं इनको स्पेशली कॉलर को नहीं बोल रहा, मैं सबको इन जनरल बोल रहा हूं कि वो जो हम बड़े आराम से बोल देते ना कि यार वो है, इसकी वजह से उनके साथ हुआ होगा, वो है उनके साथ हुआ होगा। आई थिंक अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए जिंदगी में। मजहब आपका आपके लिए, मेरा मेरे लिए। मेरा मजहब से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके करता धरता अमाल से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा क्लियर कट, बड़ा आसान है। रिस्पेक्ट। आपको नहीं पता कि कितने हजारों लोग हमारे प्रोग्राम से, 2 लोग भी सुन रहे हैं, उनमें से कौन से मजाहिब के लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो पहले ही मैं माजरत कर लेता हूं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, XYZ, पारसी हो, कोई भी हो, किसी भी कॉलर की वजह से आपको अगर दिल आजारी हो तो पहले ही इन एडवांस में माजरत कर लेता हूं। मुझे भी यकीन है कि कॉल करने वाले, सुनने वालों का ये कतई इरादा नहीं होगा किसी का दिल दुखाने का, लेकिन कभी कभी
गलती सही इस तरह की बात हो जाती है जो कि ऑकवर्ड लग जाती है, लेकिन वो होती नहीं है, तो पहले से ही डिस्क्लेमर दे दिया। चला जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं मुजम्मिल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मुजम्मिल इस्लामाबाद से, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? मुजम्मिल आपकी इस्लामाबाद में तो आजकल रौनक ही रौनक होगी। ये रौनक ही है, बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, तो ये मुझे जरा एक ऑफ द टॉपिक में जा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए जाऊंगा, बताएं कि बहुत बड़ा जलसा है। बस है नॉर्मल ही, इतना ज्यादा। अच्छा, इतना नहीं है जितना कुछ चैनल्स तो ऐसा बता रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान उधर पहुंच गया। इतना भी नहीं। अच्छा चलें, थोड़ी सी रोड शोड भी इतनी ब्लॉक तो नहीं, कम नहीं है। अच्छा चलें बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया, क्या शेयर करना चाहेंगे? जी असल में मैं बड़ी सुनता हूँ कि वो सास की स्टोरी वगैरह, तो मेरा उधर जो है हम उधर है 18 साल तकरीबन, तो वहाँ पे इतना खास कुछ ऐसा हॉरर नहीं था जितना मशहूर हुआ। कारसाज वाला आप रहे हैं यहाँ पे? जी का साथ में मैं अंदर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मुझे क्यों लगता है कि आपका ताल्लुक फोर्सेस से? जी फोर्सेस से। आपके बोलने से पता चल रहा है मुझे। नेवी से आपका ताल्लुक है, एयरफोर्स से? किससे? नहीं, मेरे जो अब्बू थे वो नेवी में थे ना, तो वही बात होगी ना, अब्बू नेवी में तो बस पूरा खानदान नेवी में होता है ना फिर तो। अच्छा तो क्या आप बताइए कि आप जब वहाँ रहते थे तो आपको क्या लगता था कि मेड अप स्टोरी है, झूठ है, एक वाकया बस ऐसी र्यूमर है, या असल में भी वहां पे रहने वाले लोगों को भी तो एक तजस्सुस होगा ना कि यार ये इतनी मशहूर बात है कि कारसाज पे एक औरत नजर आती है? नहीं, अभी तक तो उधर तो रूमर ही था, क्योंकि मतलब कोई ऐसा खास तो उधर वैसे मशहूर था, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं, रियल एक्सपीरियंस हुआ नहीं वहाँ पे। हाँ, और कुछ वाकयात हुए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी अंदर सोसाइटी और बहुत ही ज्यादा वहाँ पता मीलों तक फैली हुई है, वो तो डालमिया के दूसरे एंड तक जा रही होती है। जी वहाँ पे वो गोल्फ क्लब है, उसके मतलब लोग बोलते हैं कि उधर भी कुछ होता है, लेकिन इतना खास कुछ है नहीं था, मतलब ऐसी स्टोरी बनी हुई थी। मतलब आप खास, आपके लिए खास क्या है कि किसी को बंदा उड़ाता हुआ ले जाए, ये खास है आपके लिए? नहीं, मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं ना एक्सपीरियंस। आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन आपने ऐसा क्या क्या सुना है? कोई वाकया तो सुने होंगे, दोस्तों के साथ है, आपके साथ? इस्लामाबाद का कोई ऐसा वाकया बता दें जो आपके साथ ना हुआ हो लेकिन वहाँ का मशहूर हो। इस्लामाबाद का भी वहाँ पे इसका साथ में यही था कि मतलब वो कि रात को कोई औरत तो उसकी आवाज आती है छन छन की, या ये दोलन की, ये स्टोरी मशहूर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब ट्विटर की तरफ जरा अपना रुझान करते हैं। आई थिंक ट्विटर एक ऐसी जगह है जो बेस्ट है। मुझे आई पर्सनली लव ट्विटर। ज्यादा लंबा लोग लिख नहीं सकते, छोटा छोटा होता है, आराम से लिख देते हैं। शाहरुख आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। रफी मसूद थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया हुआ है। अब्दुल्ला बिलाल थैंक यू। इसके अलावा अदनान खान सलाम मिनहाज, आप अपने शो में गेस्ट के तौर पर ऐसे लोगों को भी इनवाइट करें जो पाकिस्तान में हॉन्टेड प्लेसेस को जाकर डिस्कवर करते हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा आइडिया दिया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप जानते हैं ऐसे लोगों को, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं, मैं उनको कोशिश करूंगा एंगेज करने की। आप लोग भी मुझे ईमेल करके बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सही है। कराची स्क्राइब्स, The show does not really start at 12 AM. It's news all the way for the first 8 minutes. जी कराची स्क्राइब्स, ये तो मतलब ये तो फैक्ट है ना, ये तो मैं क्या बोल, पूरी दुनिया में यही होता है यार। 12 बजे की न्यूज, मतलब अगर कोई ड्रामा 8 बजे लगना हो तो वो 8 बजे नहीं लगता, वो 8:15 पे लगता है, क्योंकि 8 बजे तो न्यूज चलती है, फिर ऐड चलता है, लेकिन बताया जाता है कि 8 बजे। तो हम भी यही बताते हैं, ये थोड़ी बता सकते कि 12:11 पे जाने हमारा शो शुरू हो जाएगा। तो 12 से 2 है, उसमें 8 मिनट ऊपर नीचे होते हैं।
और ये बिल्कुल आपने सही बात की, मैं बिल्कुल नहीं इस पे आपको कुछ कहूंगा. नाजिश, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच. काशिफ अली, थैंक यू. Go through this news article. Perhaps it can be helpful for your program. However, eagerly waiting for the show. रफी मसूद साहब ने हमें कोई एक आर्टिकल भेजा, 20 creepy Wikipedia pages that will keep you awake at night. Alright, चलें, ये मैं देख लूंगा. इसके अलावा मोहम्मद साद, आपका मैसेज आया है. मुर्तजा अली, थैंक यू. हेरा जमीर, बहुत बहुत शुक्रिया. और फायजा, आपका भी मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया. जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. मिसेस अली रजा ने हमें एक ईमेल भेजी है. वो कहती हैं कि मैं पहले भी ईमेल कर चुकी हूँ. जरा साल हमारे साथ ऐसे काफी वाकयात हुए हैं, इसीलिए अलग अलग मेल्स भेजती हूँ. ये वाकया मेरे वालिद के साथ पेश आया था. जौहर का फेमस बेंगलो है, नेम मेंशन नहीं करूंगी. फादर बताते हैं कि एक दिन घर में केबल ठीक नहीं आ रहा था. घर वालों ने कहा कि ऊपर छत पर चढ़ के केबल का वायर ठीक कर दें. वालिद ने मामा से कहा कि तुम टेबल पकड़कर खड़ी हो जाओ, मैं तार ठीक कर दूंगा. रात के कोई 2 बज रहे थे और पापा लोग ऑफिस से लेट आते थे. जब ही घर वालों ने उसी वक्त वायर ठीक करने को बोला. छत की तरफ काफी अंधेरा था. पहले हुआ, ठीक करने लगे हैं. ये इस तरह की ईमेल देना बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए पढ़ना. काफी अंधेरे से पहले हुआ था क्योंकि उस वक्त वहां इतनी आबादी नहीं थी. जौहर में 1998 की बात है और ज्यादातर वीरान ही थे. खैर, पापा टेबल पर चढ़कर वायर ठीक करने लगे. अभी वो वायर ठीक ही कर रहे थे कि उन्हें लगा कि उनके बिल्कुल सामने कोई खड़ा है. पापा ने जब सर उठाकर देखा तो सामने वाली खाली बंगलो की छत पर एक 7-8 साल की बच्ची खड़ी थी जिसने व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई थी और 2 पोनियां बांधी हुई थी. वो पापा को इस तरह घूर कर देख रही थी कि जब पापा ने उसको गौर से देखा तो वो बहुत अजीब तरह हंसने लगी. पापा के हाथ छूटे और पापा टेबल से नीचे गिरे. फिर उन्होंने बताया कि सामने खाली घर की छत पर एक 7-8 साल की बच्ची है जो बहुत अजीब तरह मुझे देखकर हंस रही थी. उसके बाद मेरे फादर को बुखार हो गया. काफी टाइम तक पापा नहीं भुला पाए. बहुत से वाकयात और भी हैं, अगर मौका मिला तो अगली दफा दोबारा शेयर करेंगे. चलें मिसेस अली रजा, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप तमाम सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप ईमेल भेज रहे हो तो भेजने से पहले एक दफा उसको पढ़ लें. सही लिखा है, गलतियां तो नहीं हुई, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए. खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल का. मैं एक गारमेंट कंपनी में जॉब करता था. नॉर्मली 5 से 6 बजे तक घर आ जाया करता था, मगर उस दिन काम बहुत ज्यादा था तो इंचार्ज ने हमें 3 लोगों को रुकने के लिए कहा.
कहा कि थोड़ा लेट चले जाना। हमने बात मान ली और उस दिन कराची के हालात भी अचानक खराब हो गए थे, तो सारी ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई थी। हमने इस मौके का फायदा उठाया और अपने इंचार्ज की बात मानकर हमने ये तय किया कि हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। हम लोग अपने काम में इतने मसरूफ हो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। जब हम घर जाने के लिए कंपनी से निकले तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। वो दो लोग एक साथ होके चलने लगे क्योंकि उनका घर एक ही एरिया में था और मेरा अब्बास टाउन में था। उस कंपनी से मेरे घर का एक शॉर्टकट रास्ता था। वो रास्ता मैं जब यूज करता था जब दिन की रोशनी होती थी। ये सर्दियों की रात थी, 6 बजे ही अंधेरा हो गया था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और चल दिया। इस रास्ते में एक नदी पड़ती थी और बहुत सुनसान होता था और उस दिन भी बहुत सुनसान था वो इलाका। उस दिन तो बहुत टाइम हो गया था। मैं चलता रहा। जब मैंने नदी पार की तो मुझे एक हल्की सी आवाज आई कि मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे। मैं चौंक गया कि इतनी सुनसान जगह पे कौन है और वो भी कोई लड़की की आवाज। मैंने पलट कर नहीं देखा। मैं चलता रहा। एक बार फिर से वही आवाज मेरे कानों से टकराई कि मुझे आगे तक छोड़ देंगे। मैं फिर भी नहीं रुका, मगर अब की जो आवाज आई वो मेरी रूह तक को चीर गई क्योंकि वो किसी अजीब सी मखलूक की आवाज थी। इस बार उसने कहा, नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम नहीं बचोगे मुझसे। ये सुनना था और मैंने दौड़ लगा दी। भागते भागते जब मैं आबादी की तरफ पहुंचा तो बजाय रुकने के मैं तेज कदम भागते ही चला गया। वहां पे मौजूद एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी मौजूद थे जो कि मुझे जानते थे, क्योंकि वो मेरा ही इलाका था। उन्होंने मुझे भागते हुए देखा तो ये समझा कि शायद मेरे पीछे कोई डकैत पड़ गए। उन्होंने अपना असला निकाला और उस जंगल की तरफ या जो भी वो नदी थी उसकी तरफ चल दिए। खैर, मैं भागता हुआ अपने घर की तरफ पहुंचा। दरवाजा पीटने लगा। मेरे वालिद साहब उस वक्त जागे हुए थे। उन्होंने दरवाजा खोला। उनको सलाम किए बगैर ही मैं अपने कमरे में गया, दरवाजा लॉक किया और खामोशी से बैठ गया। ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो मुझे बुखार तारी हुआ था। मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब मेरे बराबर में बैठे हुए थे। उनको मैंने सारा माजरा सुनाया। वो मुझे सुबह होते ही एक मौलवी साहब के पास लेके गए। उन मौलवी साहब ने मुझे कुछ दम करा, जिसके बाद मेरे खौफ, मेरा डर थोड़ा कम हुआ। जब मैं लोगों के पास वापस अपने मोहल्ले में पहुंचा, उन लड़कों के पास गया तो उन्होंने बड़ी अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें दौड़ लगाते देखा तो हमें लगा कि शायद तुम्हारे पीछे डाकू पड़ गए, और हम जैसे ही उस नदी की तरफ गए तो वहां पे तो कोई भी नहीं था, तो तुम किससे डर के भाग रहे थे? मैंने उनको ये बताना गवारा नहीं समझा और अपने ही फैक्ट्री चला गया। जब फैक्ट्री में पहुंचा तो वहां मुझे एक ऐसी खबर मिली जो कि जिसका जवाब टिल डेट मैं ढूंढ रहा हूं। वो दो लोग जो मेरे साथ फैक्ट्री से रात के 12 साढ़े 12 बजे निकले थे और साथ चलते चलते अपने घर की तरफ जा रहे थे, वो ना तो अपने घर पहुंच सके और ना ही कभी वापस फैक्ट्री आए। ना तो उनकी डेड बॉडीज मिल सकी, ना ये पता चल सका कि वो आया जिंदा भी हैं कि नहीं।
ऐसे जैसे बस गायब हो गए। चलें जनाब, बढ़ते हैं SMS बोर्ड की तरफ, जो लोग अपने मैसेजेस पढ़ रहे हैं। ज़ैनब, आपका मैसेज आया है फ्रॉम लाहौर, बहुत बहुत शुक्रिया। नरगिस फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर आप कहते हैं कि जब इनका जिक्र किया जाए तो ये आपके बहुत करीब आ जाती हैं। यकीन करें अगर ऐसा हो जाए तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा, जबकि मैं अक्सर घर में अकेली होती हूँ और हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ काफी सन्नाटा है। मोहम्मद अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सईद कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता ये सारी बातें करके? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता। फहाद साबिर, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनहाज, आप कैसे हैं? रुबाब बात कर रही हूँ लाहौर से, थैंक यू सो मच। जैनब फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं जैसे किसी ने नाखून से मारा हो, पर जब मैं किसी को दिखाती हूँ तो कोई देख नहीं पाता, मतलब किसी को नजर ही नहीं आते। अच्छा भाई, आप प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। खालिद खान, थैंक यू सो मच। इसाद सिद्दीकी, थैंक यू। सुजैन फ्रांसिस ये एक रेगुलर हमारे SMS करने वालों में से हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। दानियल PNT सोसाइटी से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। PNT सोसाइटी में मैंने बड़ी शूट कराई एक जमाने में जब मैं ड्रामे किया करता था। जोहा यूसुफ, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया हुआ है। जिया, थैंक यू, आपका भी मैसेज आया हुआ है। हुजैफा, हुमा हबीब, थैंक यू। मिसबा अब्बासी, थैंक यू सो मच। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? सर आसिम बात कर रहा हूँ। जी आसिम, कैसे हैं आप? हेलो, दुआएं सर आपकी। जी आसिम, क्या करते हैं आप? जी सर बोले। क्या करते हैं आप? सर मैं एक कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उस कंपनी के सीक्रेट्स बताने वाले हैं हमें? नहीं, कंपनी के सीक्रेट्स तो नहीं है सर। अच्छा। लेकिन मेरा एक जो है ना एक छोटा सा वाकया है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बताइएगा प्लीज। सर मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता हूँ, ये पापोश कब्रिस्तान के नियर रहता हूँ मैं। सही, बिल्कुल। तो शायद आपने नाम सुना हो पापोश कब्रिस्तान का। नाम क्या, मैंने तो गया भी हूँ उस कब्रिस्तान में। अच्छा, तो सर ये जो है ना हम लोग अमूमन सैटरडे नाइट वगैरह जो है ना, बाकी दिन तो खैर ऑफ नहीं होती, तो मतलब सुबह जो है ना काम वगैरह भी जाना होता है। तो सैटरडे नाइट में जो है ना अमूमन हम लोग जो है ना दोस्तों के साथ बाहर रुकता हूँ मैं काफी लेट तक। तो मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 2 साल तकरीबन, इसको 2 साल हो गए। सही। तो रात में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे करीब जब मैं घर की तरफ जा रहा था, तो वहां पर बीच में जो है ना मेट्रो वाली जो है ना एक ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, तो उसकी वजह से बीच की जगह ना वो ब्लॉक की हुई है उन्होंने। सही। तो उस पे जो है ना अब मैं क्रॉस करने के लिए, वो घूम के जाने के लिए बहुत लंबा लेना पड़ता है वो रूट। तो मिड में एक छोटा सा कट वो आवाम ने खुद ही अपने लिए जो है ना एक सहूलत के लिए बनाया हुआ है। तो वहाँ रात में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैं जब वो क्रॉस कर रहा था, तो मतलब देखा मैंने तो एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, वो काफी एजेड थे वो।
तो मतलब मैं उनको देख के घबरा रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे, किस लिए खड़े हैं रात को 3 साढ़े 3 बजे। तो वो मेरी अचानक घबराहट के मारे उनके सामने ही जाके ना मेरी बाइक बंद हो गई। अब वो घबराने से हुई किस चक्कर में हुई। सही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे मदद चाहिए। तो वो एक उर्दू में ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे उनकी कुछ जबान शायद हो सकता है घबराहट के मारे समझ में नहीं आ रही थी। सही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे 25 पैसे चाहिए। 25 पैसे? जी 25 पैसे। अब लाजमी बात है मेरे जहन में तो उस तरह कोई ख्याल नहीं आया, तो मुझे तो ये लगा कि 25 रुपए मांग रहे हैं मुझसे। तो मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो वो 50 रुपए मेरे हाथ में आए, तो मैंने उनको देने लगा। मैंने कहा जी अंकल ये लें। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे 25 पैसे ही चाहिए। 25 मैंने पैसे? 25 पैसे। अब वो पैसे अभी तक मुझे बात समझ में नहीं आई थी कि वो 25 पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि मैं उसको 25 रुपए समझ रहा था। सही। तो मैंने कहा इसमें से 25 रुपए आया था। मैंने कहा अंकल 2 दफा आ जाएंगे इसके 25 रुपए। तो उसने कहा नहीं बेटा मुझे। जी नहीं आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 25 पैसों का बार बार जिक्र कर। अब मैंने उनको कहा मैंने अंकल मेरे पास यही पैसे हैं, तो 25 रुपए इसमें हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा 25 पैसे चाहिए मुझे। अच्छा। तो मैंने अब उस टाइम मैंने पिक किया बात को कि यार ये 25 पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल इसमें कुछ जमाने 25 पैसे कहाँ से आए। तो उन्होंने मेरी कमर पर बस यूं करके हाथ रखा, बोला बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं कर लूंगा कहीं से। तो मैं वहां से निकल के पहुंच तो गया घर पे, लेकिन तब से लेकर अब तक सर मुझे एक ख्वाब आता है। मतलब इस तरह नहीं कि कंटिन्यूसली, काफी अरसे बाद जाके ख्वाब आता है कि वो अंकल खड़े में हैं और मैं उनसे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं भाग नहीं पाता, मतलब आगे बढ़ नहीं पाता उनसे। मैं अपनी जगह पे खड़े खड़े भाग रहे हैं आप? मैं खड़ा हूँ भाग रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाता उस जगह। बस दैट्स इट, ये ख्वाब आता है आपको? ये ख्वाब इस मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूसली मैं उस पूरे ख्वाब में भागता ही रहता हूँ, लेकिन मैं उस एक पर्टिकुलर जगह से आगे नहीं बढ़ पाता। और ये जो आपने साहब को देखा था, बुजुर्ग को देखा था, तो जी। आप जब उन्होंने आपको कहा कि चलें ठीक है कोई बात नहीं, आप बाइक स्टार्ट करके आप चल दिए? जी मैं चला गया। तो मैंने पीछे मुड़ के भी मैं देखा तो वो वहीं पे खड़े हुए थे, वो कहीं गए आगे पीछे नहीं हुए, वहीं पे खड़े हुए थे। और उसके बाद से आज तक आपने उनको नहीं देखा दोबारा? मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तकरीबन हर सैटरडे नाइट को मैं उसी रास्ते से गुजरता हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसके बाद नहीं देखा मैंने उनको। वही कितने साल पुरानी बात होगी? ये तकरीबन 1.5 से 2 साल, तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। और ये एग्जैक्ट आप कहाँ की बात कर रहे हैं, जो ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है इम्तियाज के सामने? नहीं पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं, ये जो ऑरेंज लेन औरंगी से पापोश की साइड आती है ना, जो इंटर बोर्ड ऑफिस को और पापोश को कनेक्ट करती है, बीच वाला रास्ता। पापोश कब्रिस्तान को और इंटर बोर्ड ऑफिस को कनेक्ट करता है बीच में। सही। तो ऑरेंज लेन का एक वो ब्रिज बन रहा है वो तो, लेकिन वो बीच में अब रास्ता जो है ना उन लोगों ने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा गड्ढा सा छोड़ा हुआ जिससे वो बाइक गुजर सकती है। एग्जैक्टली वहां पे हुआ था ये? एग्जैक्टली। चलिए इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आसिम, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खैर ये यही शहर है जिसके बारे में लोग, ये कैसा शहर, ऐसा मुल्क है हमारा, और स्पेशली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पे लोगों की आबादी बहुत है, तो अजीब और गरीब मसले मसाइल हैं। उन शहरी मसले मसाइलों में ये भी एक बड़ा मसला है, किसी को कोई औरत दिख जाती है, कभी किसी को बच्चा दिख जाता है, कभी किसी पेडिस्ट्रियन पे कोई जानवर दिख जाता है जो कि सेकंड्स में गायब हो जाता है। मुझे याद है कि कुछ महीनों पहले मैंने लाल कोटी का जिक्र किया था, जो कि बिल्कुल ही मेरे दफ्तर के बराबर में है। आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात होगी। मैं और मेरे दोस्त, हम लोग रातों को बड़ा घूमा करते थे। ये उस जमाने की बात है जब कराची में पीक के हालात खराब थे, मतलब रोजाना के बेसिस पे लोग मर रहे थे, कत्लो गारत हो रहा था। मेरा बचपन से, जब से मैं लीगल एज में आया हूं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं रात 2 या 3 बजे से पहले अपने घर पहुंचा हूं। अच्छी बात समझे, बुरी बात समझे, खैर उन दिनों भी यही चक्कर था। मैं अपने दोस्तों को पिक करके या दोस्त मुझे पिक करके, हम लोग बस
गाड़ी में हमारा गिटार होता था, दोस्त होते थे, और हम लोग बस किसी एक चाय की दुकान पे बैठते थे, वहां म्यूजिक करते थे, गिटार बजाते थे, गाने गाते थे, चाय पीते थे। और फिर जैसे दुनिया भर में बार हॉपिंग होती है, हम चाय हॉपिंग किया करते थे, एक ढाबे से दूसरे ढाबे पर, और ऐसा करते करते रात के 2-3 बज जाया करते थे। तो ऐसी कभी न कभी किसी न किसी जगह के बारे में हमें पता चलता था कि यार यहाँ पे जिन है। जैसे कि एक जमाने में सीव्यू पे बात मशहूर हुई थी कि एक औरत रात को नजर आती है जो बीच समुद्र पे खड़ी हुई होती है। हम उसको देखने चले गए दोस्तों के साथ। फिर पता चला कारसाज वाला के यहाँ पे भूत है, तो कारसाज जाने लग गए कि शायद कोई नजर आ जाए। फिर और भी बहुत सारी जगहें थी, मोहाटा पैलेस था, वहां तक पहुंच गए रात के 3 बजे। सोचिए, एक जगह जब हम पहुंचे वो थी लाल कोठी। रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। गाड़ी मैं ही चला रहा था। मेरे पास उस जमाने में व्हाइट कलर की ऑल्टो हुआ करती थी, जो कि अभी भी मेरे पास मौजूद है फॉर्चुनेटली। उसमें हम 4 दोस्त मुझ समेत, हम लोग ऐसी पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए एयरपोर्ट से मेट्रोपोल तक का शारे फैसल का पूरा राउंड लगाते थे। तो बीच में मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये लाल कोठी का इतना सुना हुआ है, और सबने कहा हमने भी सुना हुआ है। तो कहते हैं जरूर चेक करते हैं कि आखिर है क्या चीज। जवान लड़के पहुंच गए। उस जमाने में डरते डराते थे नहीं, कोई ये खौफ नहीं था कि कोई मार देगा, कोई किडनैप कर लेगा, पता नहीं क्या किस जोन में थे। खैर मैंने गाड़ी ली शारे फैसल पे टूवर्ड्स मेट्रोपोल जाते हुए, लेफ्ट पे ये नर्सरी से पहले लाल कोठी आई। सर्विस लेन लेके हम अंदर गली में गए। हमने लाल कोठी ट्रिगर किया और लाल कोठी के बिल्कुल गेट पे जाके स्ट्रेट गाड़ी जैसे खड़ी कर दी, लाइटें बंद कर दी और बैठ गए शीशे को बंद करके। अब याद रखिए कि रात के 3 बज रहे हैं। हालात इतने खराब थे उस जमाने में कि 20-20, 30-30 लोगों की लाशें मिल रही थी, और 4 बेवकूफ लड़के सिर्फ इस वजह से उस जगह पे मौजूद थे कि उन्होंने सुना है कि ये जिन्नात वाली हवेली है। बचपन से मैं रह रहा हूं पीसीजेस में, जब भी जिन्नात के बारे में जिक्र हुआ लाल कोठी का हमेशा जिक्र आया। तो ये एक तजस्सुस मेरे अंदर बचपन से था, और जो मेरे दोस्त थे वो भी हमारे अहबाब से थे, हल्का अहबाब से, तो उनके अंदर भी तजस्सुस था। अब हम रात के 2 या 3 बज रहे थे, लाइट बंद किए, लाल कोठी के गेट पे गाड़ी बिल्कुल घर के सामने खड़े हुए हम देख रहे हैं। अब हमने नोट करना शुरू किया कि घर के गेट पे ताला लगा हुआ है, गेट पे जाले थे। हल्के हल्के करके हमने अंदर घर के झांकना शुरू किया। अभी हम ये सब तसव्वुर ही कर रहे थे क्या देख लेंगे यार, कोई भी नहीं है, ऐसी बेवकूफ बनाते हैं लोग, खुद डरपोक होते हैं इसलिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से हमने देखा कि जो भी उसका टॉप फ्लोर था, वहां से हमें कोई चीज, हमारी गाड़ी पे कोई चीज फेंकना शुरू की। पहले हमें लगा कि शायद हो सकता है मोहल्ले वाले हों, लेकिन बाहर उतर के देखा चारों तरफ तो कोई नहीं जागा हुआ था। उस जमाने में इतनी एक हाई राइज बिल्डिंग थी, बाकी सब घर ही घर थे। आधे पौने घंटे तक हमने ये इन्वेस्टिगेट किया कि ये चीजें कहां से आ रही हैं, लेकिन टू आवर नॉलेज हमें नहीं पता चल सका। अभी यही बात डिस्कस हो रही थी कि हमें अजीब और गरीब ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि घर के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे कोई लोग आ जा रहे हैं, लेकिन लोगों की शक्लें नजर नहीं आ रही, शैडोज नजर आ रहे हैं। अब ये हमने सोचा कि हो सकता है कि अंदर चौकीदार रहते हों, लेकिन जब गेट की तरफ निगाह पड़ी और उस गेट पे हमने एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ देखा, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा कि
गेट तो बाहर से लॉक है, अंदर कौन है? खैर, अंदर कोई भी हो सकता है, बाहर से कोई ताला लगा के चला गया हो। अजीब बात ये थी कि मकड़ी के जाले गेट पे लगे हुए थे, अगर वो गेट कोई खोलता तो वो जाले टूट जाते। लास्ट नेल इन द कॉफिन था उस हवेली का एक कमरे की लाइट हमारी आंखों के सामने जली, और ये उस वक्त जली जब हमें पता चल चुका था कि इस घर की बिजली काटी जा चुकी है। तकरीबन फजर तक का टाइम हो चुका था। उस वक्त एक गली में अजान होने वाली थी या हो चुकी थी, आई डोंट रिमेम्बर दैट क्लियरली, लेकिन कोई साहब अपने घर से, उस पूरी लेन में बड़े बड़े 2-2 हजार गज के घर हैं, वहां से कोई निकला और उन्होंने हमें इतना डांटा और इतने गुस्से में डांटा कि हमें उन अंकल से ज्यादा डर लगा बजाय हवेली से। लेकिन टिल डेट ये मामला सॉल्व नहीं हो सका कि वो लाइट, उस घर के अंदर लोग, और वो जो चीजें हम पे फेंकी गई वो क्या थी, कौन थी और क्यों। हो सकता है हमारी इस जो हमारी इनक्विजिटिव नेचर थी कि हम जाने के आखिरकार है क्या इधर, उससे तंग आकर वो मखलूक हमें भगाना चाह रही हो। इस तरह के कई सारे अजीब और गरीब वाकयात इस शहर में नहीं तो आपके शहर में या दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिकों में होते हैं। बस हम लोग जो है थोड़ी सी रिसर्च नहीं करते। अंग्रेज की अच्छी बात यह है कि अगर उसके यहाँ जिन्नात निकल आते हैं तो वो उसका थीसिस बना देता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि फौरन ही आंखों को बंद करके ये बात ना माने कि वो जिन है, पूरी तस्दीक कीजिए। वो बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने बोला है, बताया है, कुरान में जिन्नात का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ने आपको दिमाग भी दी है, इसीलिए ये ब्रेन दिया गया ताकि आप पूरे होश और आवाज में ये बात करें कि हाँ ये जिन है, और आपको गारंटीड पक्का है, पता है। खैर, बढ़ते अपने एक नेक्स्ट ईमेल की तरफ। I did share few incidents before about magic and paranormal stuff and their perceptions running in my family. I'm well aware to have faith, but be logical about these paranormal things. Since the time I have shifted to a new house, this house was vacant since 11 years in Islamabad. I observed something is bothering my whole family. From past few days, our food gets rotten. Health issues rose in everyone, even my sister who does not get sick at all. Things, especially losing clothes and cash from wallets. I first ignored all these issues, but now things are getting worse. I have started to see a weird creature, a smoky, white creature, more like a girl's body, with a huge neck, but legs very short. Even right now I am having goosebumps telling this because she might be here. I did consult to my psychiatrist cousin. She told me that could be a possibility that I might be extremely stressed or tired. I tried to balance my work, diet, de-stressed myself, had proper rest, but still I see that creature. Most of the times I feel the presence behind myself whenever I am offering prayer. All I can do is try to be as positive as I can and be faithful with Allah's protection.
चलें प्रोग्राम के लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं. हाय मिनाज, I want to share my Khalu's story. He used to work in Marina Club and usually came home late. One day while coming home, he took a bus. When he entered in the bus, he saw ladies sitting in there fully covered in veil. And he noticed each lady had long hair on the floor and some of them had babies with them and no one was crying. He found it unusual, but he sat in the bus. After some time, while on his way, he fell asleep and the conductor woke him up and said, "Aapka stop aa gaya." When he was getting out, the driver said, "Shukar karo tumhe chhod diya, warna hum chhodte nahi hain." And when he took off, the bus disappeared. एमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल का. थैंक यू सो मच. बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये ईमेल हमें भेजी है. वो कहती हैं कि मरीना क्लब में इनके खालू काम किया करते थे और एक रात जब वो उधर से निकले और उनको बस चाहिए थी तो उनको एक बस आती हुई नजर आई. उन्होंने बस पे चढ़ गए. उनको हैरत ये हुई देख के कि उस बस में सिर्फ औरतें थीं जिनके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पे टच हो रहे थे. और उन चंद औरतों के पास बच्चे थे जो कि हैरत अंगेज तौर पे खामोश बैठे हुए थे. थोड़ी देर के बाद उन साहब को नींद आ गई उस बस में. आंख उस वक्त खुली जब बस के कंडक्टर ने उनको जगाया और बताया कि आपके उतरने की जगह आ गई. कहते हैं कि जब वो उतर रहे थे तो उन्होंने बस ड्राइवर की आवाज सुनी और बस ड्राइवर के मुंह से ये अल्फाज निकले कि शुक्र करो कि हमने तुम्हें छोड़ दिया, वरना हम किसी को नहीं छोड़ते. ये कहकर उन साहब ने बस से अपना आखिरी स्टेप नीचे लिया और जैसे ही पलट के देखा तो वहां से बस गायब हो चुकी थी. शो की शुरुआत में हमने कराची सिटी कोर्ट के बारे में आपको बताया. एक ऐसी जगह जहां दिन में इंसानों की और रात में जिन्नात की अदालत लगती है. क्या सच है क्या झूठ है ये तो हम नहीं तय कर रहे, लेकिन बस आपसे एक बात करूंगा. जो लोगों को ये यकीन नहीं आता इन बातों पे, आपका मजाक, आपकी लॉजिक, आपकी साइंस सब एक तरफ. हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रह के अपने आप को सोचिए कि जिस जगह भी आप बैठे हुए हैं, हो सकता है आप अकेले हों, दफ्तर में हो, किसी के घर में हो या फिर अपने ही रूम में अपने बिस्तर पे लेटे हुए हो. आपके सामने शायद वो खिड़की है जिसे बाहर का नजारा दिख रहा है. तसव्वुर कीजिए कि उस खिड़की के पर्दे के पीछे आपको कोई नजर आए और आपकी ही आंखों के सामने वो वहीं से गायब हो जाए. तो आपको कैसा महसूस होगा? हो सकता है कि आप अभी अपने कमरे में अकेले हों, लेकिन ये आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं. हो सकता है कि आप अकेले ना हो सकता है
कि आपके साथ कोई ऐसी मखलूक हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको देख सकती है। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।